जी क्लास कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, जब हम मीटिंग एंड हुई थी फर्स्ट वाली तो उसमें 27 पार्टिसिपेंट्स थे, मीन्स 26 स्टूडेंट्स थे और अभी हमारे पास 18 पार्टिसिपेंट्स हैं, 19 हो गए हैं। अच्छा जी, हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जब हम लाइन ऑफ कोड की बेसिस पे कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो उसमें हमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं या कुछ कंसर्न्स होते हैं जिनको हमें माइंड में रखना होता है कि हमने क्या क्या चीज़ों को काउंट किया है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एलओसी बेस्ड एस्टिमेशन। डू यू काउंट ब्लैंक लाइंस एंड कमेंट्स? अगर आपने कोड में कमेंट्स वगैरह ऐड किए हैं तो उसको भी ऐड किया है कैलकुलेशन में। और जो ब्लैंक लाइंस हैं, लेट सपोज आपने कुछ एम्प्टी स्पेसेस छोड़ी हैं रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, लेट सपोज कि एक मेथड खत्म हो गया, नेक्स्ट मेथड आपने एक लाइन छोड़ के फिर नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट किया, तो क्या आपने उसको भी काउंट किया है? डू यू काउंट क्लास इंटरफेसेस? अगर आपने कुछ इंटरफेसेस बनाए जिसमें मल्टीपल इनकम्प्लीट मेथड्स हैं तो उन इंटरफेसेस को भी आपने काउंट किया अपने लाइन ऑफ कोड में। डू यू काउंट डाटा डिक्लेरेशन? जहाँ आपने डाटा डिक्लेयर किया, वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, तो उसको भी अपने एस्टिमेट में आपने कंसीडर किया या नहीं किया? ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपने ऐड ऑन की है। हाउ टू काउंट अ लाइन ब्रोकन इन मल्टीपल लाइन फॉर रीडेबिलिटी? अगर एक सिंगल लाइन है जिसमें मतलब सिंगल लाइन में काम हो रहा है बट रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपने उसको मल्टीपल लाइन्स में ब्रेक कर दिया सो दैट रीडेबिलिटी इम्प्रूव हो, तो उसको आपने एक लाइन कंसीडर किया है या मल्टीपल लाइन जिसमें ब्रेक किया आपने उसको उसमें जो है वो कैलकुलेट किया? तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिलेटेड होते हैं कि जब आप एलओसी बेस्ड एस्टिमेशन कर रहे हो तो उसमें इन क्वेश्चंस का आप आंसर कर रहे हो कि आपने क्या क्या चीज़ें कैलकुलेशन करते वक्त कंसीडर की हैं और क्या क्या चीज़ें कंसीडर नहीं की। इश्यू रिलेटेड टू एफर्ट मेजर, जब आप एफर्ट की बात कर रहे हैं और एफर्ट हमेशा किस में रिप्रेजेंट होता है? स्टाफ मंथ्स में। तो जब आप स्टाफ मंथ की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपने कंसीडर की हैं? डू यू काउंट टाइम इन आवर्स, डेज और सम अदर यूनिट? आपने टाइम को किस यूनिट में कंसीडर किया है? कितने घंटों में लोग काम करेंगे, डेज के हिसाब से किया या कोई और यूनिट यूज किया जिसकी बेसिस पे आप टाइम को मेजर कर रहे हैं? डू यू काउंट अनपेड ओवर टाइम? आपने उस एफर्ट में अनपेड ओवर टाइम, ऐसा ओवर टाइम जिसको आप पे नहीं कर रहे लेकिन ओवर टाइम पे वो लोग काम कर रहे हैं, आपने उसको भी कंसीडर किया है? डू यू काउंट हॉलीडेज, वेकेशन एंड ट्रेनिंग? अपने एफर्ट्स में लेट सपोज अगर प्रोजेक्ट जब डिलीवर हो रहा है उसमें अगर कोई स्टाफ किसी हॉलीडे पे जा रहा है या जो सैटरडे संडे या हमारे पास जो डिफरेंट हॉलीडेज आती हैं, वेकेशन एंड ट्रेनिंग्स, अगर उस प्रोजेक्ट डेवलपर में कोई टाइम ट्रेनिंग को दे रहा है आपका स्टाफ, तो क्या आपने वो सब भी अपने एस्टिमेट में ऐड किया है या नहीं किया? हाउ टू काउंट टाइम डिवाइडेड ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट? अगर एक ही रिसोर्स एक टाइम पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को असाइन किया आपने तो उस पर आपने टाइम डिवाइड कैसे किया है? ठीक है, कि अगर उनका 8 आवर्स या 9 आवर्स ड्यूरेशन पर डे है तो आपने उस 9 आवर्स को मल्टीपल प्रोजेक्ट में किस तरीके से डिवाइड किया है? टाइम ऑन सेल्स कॉल्स, ट्रेड शोज, ठीक है, अगर सेल्स में जितना टाइम लग रहा है वो जैसे जा रहे हैं लोगों के पास, ठीक है, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसके टाइम को आपने कैसे जो है वो मैनेज किया और किस तरीके से कैलकुलेट किया अपने एस्टिमेट्स में? हाउ टू काउंट ट्रेवल टाइम? ठीक है, सेल्स के लिए कहीं जा रहे हैं, साइट विजिट पे जा रहे हैं जहाँ कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसमें जो ट्रेवल टाइम लग रहा है आपने उसको अपने एस्टिमेट में कैलकुलेट करा है या नहीं करा? इफ योर प्रोजेक्ट प्रीवियस प्रोजेक्ट हैड अ हाई परसेंटेज ऑफ अनपेड ओवर टाइम, क्योंकि अगर प्रीवियस जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें जो है अनपेड ओवर टाइम का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है, एंड यू यूज दैट हिस्टोरिकल डाटा फॉर योर करंट प्रोजेक्ट, और उस हिस्टोरिकल डाटा को आप करंट प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं, so you have calibrated a high amount of overtime in your current project as well. Let's suppose कि जिस प्रोजेक्ट का डेटा यूज कर रहे हैं आप इस नए प्रोजेक्ट के लिए, उस प्रीवियस प्रोजेक्ट में आपने जो है वो अनपेड ओवर टाइम का परसेंटेज बहुत हाई रखा था, तो
ऑटोमेटिकली जब आप इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेट करें, क्योंकि उसी प्रोजेक्ट को देखकर आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो इस करंट प्रोजेक्ट में भी आपका जो है वो हाई अमाउंट ऑफ ओवर टाइम जो है वो कैलकुलेट होगा। टिप्स अबाउट डाटा कलेक्शन, जब आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्या टिप्स है? इन कलेक्टिंग हिस्टोरिकल डाटा स्टार्ट स्मॉल। जब आप हिस्टोरिकल डाटा कलेक्ट करना शुरू कर रहे हैं, तो ये नहीं कि 4-5 प्रोजेक्ट्स एक साथ उठाना शुरू कर रहे हैं, आप स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा से स्टार्ट करें। बी श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर कलेक्टिंग, और इस चीज़ पे आप 100% श्योर होने चाहिए कि हम क्या चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं। एंड कलेक्ट द डाटा कंसिस्टेंटली, और थ्रू आउट कंसिस्टेंटली आप डाटा कलेक्ट करते हैं। ऐसा ना हो कि आपने फर्स्ट पेज पे तो यूज़ कर लिया, उसके बाद जो है आपने जो है वो उसी पेज पे आप डाटा को कलेक्ट नहीं करें। स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा से स्टार्ट करें और कंसिस्टेंटली उसको कलेक्ट करते रहें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट टिप क्या है? कलेक्ट अ प्रोजेक्ट हिस्टोरिकल डाटा एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, जैसे ही आपका प्रोजेक्ट एंड हो जाए, उससे रिलेटेड डाटा को आप हिस्टोरिकल डाटा कंसीडर करें, सो दैट जैसे जैसे प्रोजेक्ट एंड हो वैसे उसी का डाटा जो है वो आप हिस्टोरिकल डाटा में स्टोर कर दें, सो दैट उस टाइप का प्रोजेक्ट नेक्स्ट टाइम जब आए तो उससे रिलेटेड डाटा आपके पास अवेलेबल हो। एज प्रोजेक्ट इज अंडर वे, जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट प्रोसेस कर रहा है, कलेक्ट हिस्टोरिकल डाटा ऑन अ पीरियोडिक बेसिस सो दैट यू कैन बिल्ड अ डेटाबेस प्रोफाइल ऑफ योर प्रोजेक्ट रन। जैसे जैसे आपका कोई नया प्रोजेक्ट रन हो रहा है, आप साथ साथ हिस्टोरिकल डाटा कलेक्ट करते हैं। ऐसे नहीं कहें कि हम बाद में डॉक्यूमेंट कर देंगे, हम बाद में देखेंगे। जैसे जैसे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस कर रहा है, आप उसके डाटा को अपने पास स्टोर करते रहें और हिस्टोरिकल डाटा की फॉर्म में अपने पास सेव करते रहें, सो दैट आपके पास जो है एक पूरी जो है वो मेटा डाटा, आपके पास एक पूरा मेटा डाटा जो है वो कलेक्ट होता रहे, जो आपके पास आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए हेल्पफुल होगा। अच्छा, ज़रा मैं अटेंडेंस देखूँ कि कौन कौन लोग मौजूद हैं। हमज़ा हैं, उबैद है, एसएम रज़ा, शाज़िब अज़हर। शाज़िब अज़हर थे बस एट द टाइम ऑफ अटेंडेंस। लेट मी चेक। शाज़िब अज़हर नहीं थे। अच्छा जी, और सैफुल्लाह सितार थे, फसी अमजद, एसएम माजी, अब्दुल राफे एंड आगा लारोश। ये लोग भी आई गेस नहीं थे। अच्छा, अब्दुल राफे एंड आगा लारोश, ठीक है। मोहम्मद अली, मोहम्मद फहद, मुबश्शिर खान, अलबशर, सैयद उजैर, 59531। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट सेशन में थे एट द टाइम ऑफ अटेंडेंस और अब गायब हो गए, जिनमें अब्दुल हादी हैं, और कौन है हमारे पास, गुलाम मुर्तज़ा भी मुझे लग रहा है कि अभी मीटिंग में मौजूद नहीं है। और कौन नहीं है हमारे पास अभी? मोहम्मद फहद भी नहीं है हमारे पास अभी मीटिंग में। अच्छा, मोहम्मद फहद है। अच्छा जी, और कौन नहीं है? फसी अमजद है हमारे साथ। फसी भी है, ठीक है।
हाफिज एहसन फारूकी, अच्छा एहसन फारूकी भी नहीं है। मोहम्मद साद, ओके। ताहिर हुसैन भी है, अब्दुल हादी नहीं है आई गेस। मोहम्मद हसन अहमद ने अभी ज्वाइन किया है। फैजान कुरैशी है, फवाद महमूद और सैयद मोहम्मद अली नकवी भी नहीं है। तो जो लोग पहले थे और अब नहीं है उनमें अब्दुल हादी मेरे ख्याल में मिसिंग है। नहीं गया था वो जाके आ रहे हैं। ओके क्लास कंटिन्यू करते हैं जी। यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई सवाल या कोई ऐसी चीज जो अब तक समझ नहीं आई हो आप लोगों के, या सब क्लियर है तो हम आगे बढ़ जाएं। अगर कोई क्यूरी है तो पहले आपकी क्यूरीज ले लेते हैं। जी क्लास, कोई क्यूरी नहीं है? ओके, हाउ टू कैलिब्रेट, लेट कैलिब्रेट कैसे होगा, कैलकुलेशन कैसे होगी हमारे पास, हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने काउंट को एस्टिमेट में।
सो हमारे पास जो कैलिब्रेशन है वो कैलिब्रेशन किस तरीके से होगी। सम एग्जांपल मॉडल यू कैन क्रिएट विद डाटा। ठीक है, जो डाटा आपके पास अवेलेबल है उस डाटा को देखकर आप क्या मॉडल जनरेट कर सकते हैं। यू कैन जनरेट अवर डेवलपर्स एवरेज एलओसी पर स्टाफ मंथ। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि हमारी जो डेवलपर्स हैं वो एवरेज एक्स लाइन ऑफ कोड पर स्टाफ मंथ जनरेट करें। सो दे ये एक एस्टिमेट है। ये एस्टिमेट कहाँ से आएगा, हिस्टोरिकल डाटा को देखते हुए कि हमारे जो है एक स्टाफ मंथ जो है वो, मतलब कोई भी एक स्टाफ मेंबर जो है या एक डेवलपर है वो एक महीने में कितनी लाइन ऑफ कोड जनरेट कर रहा है। सो एक्स जो है इन्होंने सिंपल एक वेरिएबल रखा है, एक्स में कोई भी नंबर हो सकता है। 3% टीम कैन डिलीवर एक्स स्टोरी पर कैलेंडर मंथ। ठीक है, जो एक 3 स्टाफ मेंबर्स की जो टीम है वो क्या डिलीवर कर सकती है, एक्स स्टोरीज पर कैलेंडर मंथ। हर मंथ, हर महीने में इतनी स्टोरी जो है 3 मेंबर्स स्टाफ की टीम जो है वो जनरेट कर सकती है। Our team is averaging X staff hours per use case to create the use case। ठीक है, हमारी टीम जो है वो एवरेज कितने घंटे लगा रही है एक यूज केस पे कि उस यूज केस को क्रिएट करने में, एंड वाई आवर्स पर यूज केस टू कंस्ट्रक्ट एंड डिलीवर द यूज केस। लेट अज्यूम हम कह रहे हैं कि हमारी एक जो टीम है वो ऑन एवरेज 8 घंटे लगा रही है एक यूज केस को क्रिएट करने में, और 15 घंटे में उस यूज केस को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये एक्स एंड वाई पे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो एक कहाँ से आई है, जो एस्टिमेशन हिस्टोरिकल डाटा को देखते हुए हमने ये एक फैक्टर या एक एस्टिमेट निकाला है। In our experience environment, we average X line of code per FP in C sharp and Y line of code per FP in Python। अगर हम C sharp पे बात कर रहे हैं तो C sharp पे एक FP यानी कि एक फंक्शन पॉइंट या एक फीचर को कंप्लीट करने के लिए हम एक इतनी लाइन ऑफ कोड जनरेट कर रहे हैं अगर हम C sharp पे कोड कर रहे हैं। और अगर हम पाइथन पे हम कोडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए एक फीचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें वाई लाइन ऑफ कोड रिक्वायर्ड है जब हम पाइथन पे कोडिंग कर रहे हैं। तो ये हमने कुछ डाटा कैलिब्रेट किया है। कैलिब्रेट क्या किया है, हिस्टोरिकल डाटा को देखते हुए हमने ये एस्टिमेशंस दिए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बताया। हाउ टू कैलिब्रेट, कैलिब्रेट हम कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग ऑफ दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल इनफॉर्मली फॉर पर्पस ऑफ इलस्ट्रेशन इन्होंने बताया। अगर टीम साइज हमारे पास एक है, मतलब एक स्टाफ मेंबर है टीम में, तो एवरेज स्टोरीज डिलीवर पर कैलेंडर मंथ, हर महीने एवरेज स्टोरी कितनी डिलीवर हो रही है, 5। अगर हमारे पास टीम साइज 2 से 3, एक से बढ़कर टीम का साइज क्या हो गया, 2 से 3 हो गए, तो हमारे पास एवरेज स्टोरीज कितनी डिलीवर हो रही है हर महीने, 12। अगर हमारे पास 4 से 5 लोग हैं, 5 मेंबर्स की टीम हो गई, तो हमारे पास एवरेज स्टोरेज डिलीवर 22। और अगर हमारे पास 6 to 7 हो गए तो हमारे पास एवरेज स्टोरेज डिलीवर कितनी हो रही है, 31। सो ये एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होगी, इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होगी कि जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, टीम का साइज बढ़ रहा है, वैसे ही हमारे पास एवरेज स्टोरी का डिलीवर होने का भी जो है वो कैलकुलेशन बढ़ जानी चाहिए। दैट इज इकोनॉमी ऑफ स्केल। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है कि जैसे जैसे टीम का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे पास जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है। तो डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या कह रही है कि जब अगेन जैसे हम लोग टीचर्स भी आप लोगों को कह रहे थे कि अगर प्रोजेक्ट में जैसे जैसे मेंबर्स का साइज बढ़ेगा प्रोडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि काम डिवाइड होता चला जाता है। और डिवाइड जब होता है तो डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। जब एक सिंगल बंदा होगा उसको पता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है कि ये काम मैंने ही करना है, तो वो ही रिस्पॉन्सिबल है, वो उसी के अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर रहा होगा। लेकिन जब हम बहुत सारी रिसोर्सेज ऐड कर लेंगे, लेट सपोज हमने 5 या 6 या 7 लोगों की टीम बना दी, तो वो फिर क्या होगा, वो सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होने लग जाएंगे। ठीक है कि अगर मैं काम ना भी करूँ तो वो तो है वो कर लेगा, अगर सभी इसी एग्जाम्पशन को लेकर चल रहे होंगे तो फिर काम नहीं हो सकेगा। लेकिन 1 या 2 लोग होंगे, काम का डिवीजन अच्छी तरीके से हो सकता है और मैनेजमेंट अच्छी तरीके से होती है। जैसे जैसे टीम में लोग बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे उनको मैनेज करना डिफिकल्ट होता चला जाएगा और प्रोडक्टिविटी पे वो चीज़ इम्पैक्ट कर रही होगी।
ठीक है। सो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का हमें प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि जैसे जैसे होना तो ये चाहिए कि हमारे पास इकोनॉमी ऑफ स्केल हो। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या कह रही है कि लोग बढ़े तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जब लोग बढ़ रहे हैं, आपका माइंडसेट बहुत टोटली एक या दो लोग आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन आसान होगी। लेकिन अगर पांच छह लोग हैं, अब इनमें से अब पता नहीं उनकी जो है वो नेचर किस तरीके से है, वो किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड कितनी जल्दी कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की फैक्टर पे आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो यूजली डिक्रीज होती है जब आप लोगों को और ज़्यादा लोगों को ऐड करते जाते हैं एक टीम में। तो ये हमारे पास एक प्रिंसिपल है जो यूज होता है, जिसको हम डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते होते हैं। यूजिंग प्रोजेक्ट डेटा टू रिफाइन योर एस्टिमेट्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट डेटा मिलना शुरू हो जाए उसको उतना ज़्यादा अपने एस्टिमेट में यूज़ करें, सो दैट आपके जो हिस्टोरिकल डाटा को देखते हुए जो आपने एस्टिमेट दिए हैं वो रिफाइन हो सके। यूज डेटा फ्रॉम योर करंट प्रोजेक्ट डेटा टू क्रिएट हाईली एक्यूरेट एस्टिमेट्स फॉर द रिमाइंडर ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे जैसे इस करंट प्रोजेक्ट के आपको एस्टिमेट मिलने शुरू हो जाए, आप उस पर उसको अपने जो एस्टिमेट्स है उनमें ऐड करना शुरू कर दें फॉर द रिमाइंडर ऑफ द रिमेनिंग प्रोजेक्ट के लिए। Your goal should be switch from using organizational data or industrial average data to project data as soon as you can. जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि हम जितनी जल्दी प्रोजेक्ट डाटा पे स्विच कर सकें उतनी जल्दी हम प्रोजेक्ट डाटा को अपने एस्टिमेट्स में ऐड ऑन करें। The more iterative your project is, the sooner you will able to do this. जी, ये लास्ट पॉइंट क्या एक्सप्लेन कर रहा है? इसको कोई भी स्टूडेंट अगर इलेबोरेट कर सके, प्रॉपर एक्सप्लेन कर सके, तो इसका एक बोनस मार्क। ये जो लास्ट पॉइंट है, द मोर आइटरेटिव योर प्रोजेक्ट इज द सूनर यू विल एबल टू डू दिस। ये लास्ट लाइन को जो है अगर कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन कर दे और सही एक्सप्लेन कर दे तो उसके लिए बोनस मार्क। अच्छा जी, अब क्लियर है आवाज? जी स्टूडेंट्स, वॉइस क्लियर है? ओके। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये जो लास्ट लाइन है, द मोर आइटरेटिव योर प्रोजेक्ट इज द सूनर यू विल एबल टू डू दिस। इसको अगर कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन करना चाहे कि इस लाइन का क्या एक्चुअल मीनिंग्स है, तो उसके लिए जो स्टूडेंट सही एक्सप्लेन करेगा, सो एक बोनस मार्क जो है वो स्टूडेंट को मिल जाएगा। सो अगर कोई इंटरेस्टिंग है सो जस्ट रेज योर हैंड सो दैट मैं आपको अनम्यूट कर दूं यहाँ से और आप जो है इसका आंसर दे सकें। ओके, नो वन इंटरेस्टेड? बोनस मार्क किसी को भी नहीं चाहिए? बताना ये है कि इस लास्ट ये जो लाइन है इसका क्या मतलब है, ये लास्ट लाइन क्या कह रही है। अब तक जो हमने सारी चीजें पढ़ी है तो उससे रिलेटेड इस लास्ट लाइन का इस पूरी स्लाइड में क्या मकसद क्या है। द मोर आइटरेटिव योर प्रोजेक्ट इज द सूनर यू विल एबल टू
डू दिस। वो कह रहे हैं कि इस स्लाइड में ये कह रहे हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके आप प्रोजेक्ट डेटा को अपने एस्टिमेट्स में ऐड ऑन करें। और ये लास्ट लाइन क्या कह रही है, द मोर आइटरेटिव योर प्रोजेक्ट इज द सूनर यू विल बी एबल टू डू दिस। अच्छा जी, तलहा ने हैंड रेस किया है। जी तलहा। मैम इसका ये मतलब है कि द मोर आइटरेटिव योर प्रोजेक्ट मींस के आपके प्रोजेक्ट में जितनी रिपीटेटिव प्रॉपर्टीज होंगी उतना ही soon आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं। रेपिटेटिव प्रॉपर्टीज से क्या मुराद है? आइटरेशन यानी कि आइटरेशन से मुराद एक रिपीटेशन है यहाँ पर। किस चीज की रेपिटेशन? क्या आइट्रेशन, आइट्रेटिव का क्या मतलब है? आइट्रेशन का किसी प्रोजेक्ट में क्या मतलब है? मैम आइटरेशन से मुराद जो हम ह्यूमन डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह में जो पढ़ते हैं, जो एल्गोरिथम्स के अंदर आइटरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो चीज़। नहीं, ये वो लूपिंग वाली आइट्रेशन नहीं है जिसको आप रिपीटिशन कह रहे हैं, ये वो आइट्रेशन नहीं है। जी, एनीवन एल्स? अच्छा, उजैर भी बताना चाह रहे हैं। जी उजैर। जी, इससे मतलब ये है जैसे स्पाइरल मॉडल होता है हमारे पास। हम एक काम को शुरू करते हैं फिर वापस उसी पे आते हैं। यहाँ पे आइटरेशन से मुराद ये है कि हमने दोबारा उसी काम को रिव्यू किया, अगर उसके अंदर कोई कमी है तो उसे पूरा किया, फिर वापस शुरू से प्रोजेक्ट में पूरा उसे मॉनिटर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हर चीज़ को दोबारा से। अच्छा, तो अगर आप आइट्रेशन में काम करेंगे तो आप तो कैसे आपको जो है वो जल्दी प्रोजेक्ट डेटा मिलना शुरू होगा? हम पुराना डेटा रिव्यू करते हुए आइटरेशन करेंगे ना। जब जब हम पीछे वापस पूरा जाएंगे, हमने शुरू से ऐसा किया फिर ऐसा किया, तो हम एक चीज़ को बेहतर कर रहे होते हैं हर आइटरेशन में। अच्छा चलो, तो इससे हम मोहम्मद। प्रोजेक्ट डेटा पे नजर रहती है। अच्छा, मोहम्मद अली ने भी हैंड रेस किया है। जी अली, आप कुछ कहना चाह रहे थे? यही कहना चाह रहा था कि आइट्रेशन का मतलब होता है यार, जब मैं आवाज मल्टीपल आपकी, प्रोजेक्ट। आवाज थोड़ा सा लाउड बोलो बेटा, क्लियर नहीं आ रही आवाज। सब बात आ रही है। हाँ बोलो। ये है कि हम प्रोजेक्ट को हम मुख्तलिफ स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो जो हमारा पुराना डाटा होता है हम उसके लिए केवल एक जो हमारा टास्क कंप्लीट करते हैं, फिर उसको दोबारा से रिव्यू करते हैं उस बुनियाद के ऊपर। वो जहाँ पर डाटा होता है उसी नया डाटा आता है, फिर हम उसको अचीव करने के लिए फिर एक और जो है अपना मेथड चलाते हैं पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। फिर तो इस तरह से हम अपने टारगेट को जल्दी अचीव भी कर रहे हैं, काम को हमें डाटा भी सही मिलता जाता है। अच्छा, फहद भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी फहद। मैम जो प्रोजेक्ट लाइनअप हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो आगे जो प्रोजेक्ट लाइनअप हुए होंगे अगर ये होगा तो नेक्स्ट वाले हम कर पाएंगे। नहीं, इस पॉइंट का ये मतलब नहीं है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपका अगर प्रोजेक्ट आइटरेटिव नेचर का होगा, आइटरेटिव नेचर का मतलब ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड करके आइट्रेशंस में काम कर रहे होंगे। लेट एज्यूम जैसे एसडीएलसी में होता है या वाटरफॉल होता है या जो ट्रेडिशनल मॉडल होता है, प्रोसेस मॉडल, वो आइटरेटिव नहीं होता।
सीक्वेंशियल और आइटरेटिव वाली बात हो रही है यहाँ पे। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपका प्रोजेक्ट सीक्वेंशियल होगा तो उसके एस्टिमेट्स फौरन मिलना शुरू नहीं होंगे, क्योंकि हम जब तक कोडिंग नहीं करेंगे तब हमें ना तो लाइन ऑफ कोड मिलेगा, ना एफर्ट मिलेगा, ना प्रोडक्टिविटी, ना साइज। सो अगर आपका प्रोजेक्ट आइटरेटिव इन नेचर है, आइटरेटिव इन नेचर मीन कि आपके प्रोजेक्ट में आइटरेशंस में काम हो रहा है। लेट सपोज आपने 2 वीक्स के अंदर एक आइटरेशन कंप्लीट कर ली, एक प्रोजेक्ट की साइकिल कंप्लीट हो गई, एक वर्किंग फीचर आ गया। तो जैसी एक वर्किंग फीचर आ गया तो आप उसका डेटा आपको मिलना शुरू हो गया। तो उस डेटा की बेसिस पे आप अपने रिमाइंडर जो आइटरेशन रह गई हैं उनकी प्रिडिक्शन आसानी से कर सकते हैं यूजिंग करंट प्रोजेक्ट डेटा। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट सीक्वेंशियल होगा, आइटरेटिव इन नेचर नहीं होगा, तो आपको फिर बहुत आगे तक का वेट करना पड़ेगा, बहुत लेट एस्टिमेट मिलना शुरू होंगे। तो ये पॉइंट कह रहा है कि अगर आपका प्रोजेक्ट आइटरेटिव है, आप आइटरेशंस में काम कर रहे हैं, तो इनिशियल आइटरेशन या इनिशियल फेजेस में ही आपको उस प्रोजेक्ट का डेटा मिलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आपको आइटरेशन में काम करते हुए प्रोजेक्ट डेटा मिलना शुरू होगा, आप फौरन फौरन उसको अपने एस्टिमेट्स में ऐड ऑन करेंगे और बहुत जल्द आपके जो एस्टिमेट्स हैं वो एक्यूरेसी की तरफ जाएंगे, क्योंकि आइटरेशन का टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है। 2 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक की एक आइटरेशन होती है। तो जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, फर्स्ट आइटरेशन पे आप काम करें तो पहले ही फर्स्ट ही मंथ के जो है वो आपको प्रोजेक्ट डेटा मिलना शुरू हो जाएगा। और वही चीज़ अगर सीक्वेंशियल मॉडल में आप कर रहे हैं, तो सीक्वेंशियल में पहले पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग होगी, फिर एनालिसिस होगा, फिर डिज़ाइन होगा, फिर कोड होगा। जब कोड होगा उसके बाद आपको कुछ डेटा मिलना शुरू होगा कि हमने कितनी लाइन ऑफ कोड जनरेट कर दी है कितने टाइम में। जब तक आप कोड तक नहीं पहुंचेंगे प्लानिंग एनालिसिस डिज़ाइन में, जब तक आपको डेटा प्रोजेक्ट डेटा मिलना शुरू नहीं होगा। जी क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट एस्टिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता रहे हैं कि जितना आपके प्रोजेक्ट आइटरेटिव इन नेचर होगा, उतनी जल्दी आपको प्रोजेक्ट डेटा मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पे हमें क्या बता रहा है, कुछ ग्राफ है। ये ग्राफ हमें बता रहा है कि अगर हम इंडस्ट्रियल डेटा यूज कर रहे हैं, एवरेज डेटा, तो उसके थ्रू हमारी कैलिब्रेशन किस तरीके से हो रही है। An example of estimated outcomes for an estimate calibrated using industry average data। हमने इंडस्ट्री डेटा को यूज करते हुए कैलिब्रेशन की है। Total variation in the effort estimate is about a factor of 10, from about 25 staff months to about 250 staff months। वो कह रहे हैं कि जब हम कैलिब्रेशन कर रहे हैं यूजिंग, यानी कि कैलकुलेशन कर रहे हैं यूजिंग इंडस्ट्री डेटा, इंडस्ट्री डेटा को देखते हुए जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारे पास वेरिएशन आ रही है वो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे स्केड्यूल है कि स्टाफ मंथ स्केड्यूल कितना है, और ये हमारे पास कितना है एफर्ट इन स्टाफ मंथ, कितने महीने कितने लोग मिलके काम करेंगे तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कितना वेरिएशन आ रही है। मिनिमम हम कह रहे हैं कि हमें 10 लोग रिक्वायर्ड होंगे या 25 स्टाफ मंथ रिक्वायर्ड होगा, और मैक्सिमम हम कितना जा रहे हैं 250। तो ये हमें क्या कह रहे हैं कि जब हम इंडस्ट्री डाटा यूज करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास वेरिएशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब जब वेरिएशन आएगी तो एक्यूरेसी कम होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा वेरिएट करेगा, मैं कह रही हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो हो सकता है कि उसको कंप्लीट करने के लिए मुझे 20 लोग चाहिए हो, और ऐसा भी हो सकता है कि मुझे 250 चाहिए हो। तो इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो एक्यूरेसी के चांसेस कम हो जाएंगे। और अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट में चांसेस है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो 20 से 25 लोगों के अंदर हो जाएगा, तो इसमें वेरिएशन कम है। अब वो वेरिएशन इसलिए कम है क्योंकि इंडस्ट्रियल डाटा में वेरिएशन इसलिए ज़्यादा होती है कि बहुत सारी चीज़ें रैंडम भी आ रही होती है। आप मल्टीपल सोर्सेज से डाटा ले रहे हैं, तो जब मल्टीपल सोर्सेज से डाटा ले रहे हैं तो उन मल्टीपल सोर्सेज के कुछ ना कुछ अपने पैरामीटर्स होंगे जिसकी बेसिस पे वो आपको डाटा दे रही है। उसका आपकी ऑर्गेनाइजेशन से कोई लिंक नहीं है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली डाटा जो यूज हुआ है आपने वो यूज किया। तो इंडस्ट्री डाटा आपके पास सबसे लेस एक्यूरेट होता है, जिसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा आती है, और एस्टिमेट में वेरिएशन की वजह से
आपके एस्टिमेट में एक्यूरेसी कम हो जाती है। Figure 8.1 shows an example of an estimate created using industry average data. Each point in the graph represents a possible project outcome created using a statistical technique known as a Monte Carlo simulation. ठीक है, इन्होंने Monte Carlo simulation को यूज करते हुए प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन की है। The solid black line represent median effort and schedule found during the simulation. ये जो ब्लैक लाइंस है ये क्या बता रही है हमारे पास, ये मीडियन बता रही है कि मीडियन हमें जो है वो एफर्ट और स्केड्यूल कितना चाहिए होगा यूजिंग दिस सिमुलेशन टेक्नोलॉजी, जो इन्होंने मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन यूज की है। द डैश्ड ब्लैक लाइंस रिप्रेजेंट्स द 25th and 75 परसेंटाइल फॉर एफर्ट एंड स्केड्यूल। ये जो डैश ब्लैक लाइंस है ये हमें क्या बता रही है, 25 एंड 70। यहाँ पे हमारे पास 25% स्किल सेट एंड यहाँ पे हमारे पास 75% स्किल सेट। तो ये सब चीजें जो है वो हमने एक सिमुलेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज की है। इंडस्ट्रियल डाटा से डाटा आ रहा है और हमने टेक्निक क्या यूज की है, मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन यूज करते हुए हमने ये ग्राफ जनरेट किया है जो जो हमें बहुत ज्यादा वेरिएशन शो कर रहा है। किस तरीके से वेरिएशन वो हमें बता रहा है कि ये प्रोजेक्ट 25 स्टाफ मेंबर्स में भी कंप्लीट होगा, हो सकता है, और हो सकता है कि मैक्सिमम 250 स्टाफ मेंबर्स भी चाहिए। तो ये एस्टिमेशन जो है इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऐसे तो मैं कुछ भी कह दूं कि जो है चांसेस है कि पाकिस्तान के हालात जो है वो 2 महीने से लेकर 50 साल तक सही हो सकते हैं। तो मतलब 50 ईयर्स वाले ये बहुत वेरिएशन है इसमें। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में, तो वो फिर भी समझ में आ रही है बात, लेकिन अगर मैं 50 साल कहूँ तो लोग कहेंगे पागल बना रही है। तो जब वेरिएशंस आती है एस्टिमेट्स में ज़्यादा तो एक्यूरेसी कम होती चली जाती है। मतलब फिर ये लगता है कि आपके एस्टिमेट्स में कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स हैं जिसकी वजह से वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ रही है। अच्छा, इसको हम फिलहाल यहीं तक रखते हैं, ब्रेक की तरफ जाते हैं। मीटिंग एंड होने वाली है, लेस देन 1 मिनट रह गया है। सो हम क्या टाइम हो रहा है, 10:16 हो रहा है मेरे पास। तो हम इंशाल्लाह फिर 10:35 10:40 पे दोबारा ज्वाइन करते हैं आफ्टर 20 मिनट्स ब्रेक। ठीक है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दूंगी कि मीटिंग ज्वाइन करना है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग में आप लोग मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास जो वेडनेसडे को है हमारी, वो फिजिकल क्लास होगी, ऑन कैंपस होगी इंशाल्लाह। 10:40 10:35 10:40 पे दोबारा ज्वाइन करेंगे। जब तक हम ब्रेक पे जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली कि आज की क्लास में आपका क्विज भी हो।